चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। सवाल को आप जरा तसल्ली से एक दफा पढ़ लेंगे और वही सीक्वेंस, द सीक्वेंस विल बी द सेम कि आप पहले देखो कि टाइप ऑफ पर्सन कौन सा है, क्योंकि इससे मेरी टैक्सेशन पे फर्क पड़ने वाला है। सो इट्स एन इंडिविजुअल, और साथ में आप सवाल की रिक्वायरमेंट देखें, आपने इनकम भी कैलकुलेट करना है और साथ में टैक्स लाइबिलिटी भी वर्कआउट करनी है। इस सवाल में डिफरेंट चीज थोड़ी सी क्या है कि इसमें दो एम्प्लॉयमेंट्स बताई हुई। आपने कंपनी ए के पास भी नौकरी की है और कंपनी बी के पास भी नौकरी की है। और जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ ये है कि कंपनी ए जो है वो प्रीवियस एम्प्लॉयर था और कंपनी बी जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। इसका मतलब दोनों जगह इसने जॉब की है। लेकिन सवाल में ये नहीं बताया हुआ कि आपने किसके पास कितनी देर जॉब की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। एक आध जगह पे हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें पता हो कि कितनी देर किसके पास नौकरी की है। तो इसलिए हम इसको आधा आधा कर लेते हैं। सो हाफ ईयर हमने कंपनी ए के पास नौकरी की और हाफ ईयर कंपनी बी के पास नौकरी की है। सो ये अगेन वही फॉर्मेट होगा जिसके ऊपर हम अपने सवाल को कंक्लूड करेंगे और इसके ऊपर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम लिख दें, इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स ईयर। सो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारी वर्किंग होगी सैलरी की, आप इसमें ये कर सकते हैं कि अलग अलग हर एम्प्लॉयर के लिए वर्किंग बना लें, लेकिन इकट्ठी भी बना सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये कंपनी ए और बी के कॉलम अलग कर दें और इससे ज़रा टाइम बचेगा, एफिशिएंसी आएगी आपके सोल्यूशन के अंदर। पहले जो चार आइटम्स हैं अगेन इसमें देखें कोई एग्जामेशन नहीं है। बेसिक सैलरी, बोनस फुली टैक्सेबल है, हाउस रेंट अलाउंस है, यूटिलिटीज अलाउंस है। ये सारे का सारा टैक्सेबल है। इसको तो हम आंखें बंद करके यानी कि कुछ एडजस्टमेंट किए बगैर आंखें खोल के डेफिनेटली यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। एग्जामेशन का जो कॉलम है उसमें कुछ भी नहीं है, जीरो है। नेक्स्ट आइटम इज कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय कंपनी बी। कंपनी बी बाद वाला एम्प्लॉयर है ना, ठीक है, रिसेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है। पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड प्राइवेट यूज। कॉस्ट ऑफ द कार परचेज बाय द कंपनी वॉज 11 लाख। सो अगेन सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करना होगा आपको, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल लेना है। लेकिन चूंकि ये पूरा साल नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए इसमें एक ध्यान आपको रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि 11 लाख का 5%, लेकिन साथ में उसको 6/12 भी आप करेंगे, जो भी आपने एजम्पशन लिया है कि इतने अरसे के लिए। अब इसमें जब आप आई कैप का सोल्यूशन देखेंगे ना, तो उससे हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आई कैप ने क्या किया हुआ है, ये आई कैप के सोल्यूशन का वो स्नैपशॉट है। कंपनी मेंटेन्ड कार 11 लाख, 5% पूरे का पूरा लिख लिया। अभी पूरी वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि आप सवाल में जब बता रहे हैं कि आपने दो जगह से तनख्वाह ली है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक जगह से पूरे साल गाड़ी आपको मिली हो। ये आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक विच शुड बी करेक्टेड इन आई कैप सोल्यूशन। हमारा जो आंसर होगा वो आई कैप के सोल्यूशन से इस वजह से डिफरेंट होगा कि हम उसको आधे साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, 6/12 इज द रीजन दैट आवर आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम आई कैप सोल्यूशन। कंपनी बी के केस में 27,500 इज द वैल्यू ऑफ कन्वेंस, जो हम शामिल करेंगे अपनी टैक्स कैलकुलेशन में। नेक्स्ट इज लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का कानून हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसमें एग्जाम्पशन थी, इफ यू कैन, हाँ बिल्कुल, एलपीआर की इनकैशमेंट। वो एग्जाम्पशन क्या थी जी कि लीव इनकैशमेंट अगर होगी लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आप किसके एम्प्लॉई हैं, कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो इसका मतलब सरकारी मुलाजमत नहीं है। दूसरा, ये एलपीआर की इनकैशमेंट नहीं है, वो तो रिटायरमेंट से पहले होती है। तो इसका मतलब ये अमाउंट क्या होगी, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट नहीं है। हमने इसको टैक्सेबल में शामिल कर लिया। उसके बाद मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के मुताबिक अगर आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलती है, तो उसके लिए टैक्स लॉ ने क्या कहा है जी, टैक्स लॉ ने कहा है कि इट विल बी टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दो कंडीशंस पूरी करनी है आपको। कौन कौन सी, मेडिकल प्रैक्टिशनर का नेशनल टैक्स नंबर दें और अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर से अटेस्ट करवा दें। अब इस बारे में सवाल साइलेंट है कि ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं नहीं हो रही, तो आप एजम्पशन क्या लेंगे कि ये दोनों कंडीशंस पूरी हुई हैं। आपने नेशनल टैक्स नंबर भी प्रोवाइड किया है और अटेस्टेशन बाय एम्प्लॉयर भी दी है। तो उससे क्या नतीजा निकलेगा कि ये जो मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 35,000 और 25,000, कितना बनेगा टोटल, 60,000। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी। ये 25,000 पहला 35,000, दूसरा 25,000, 60,000 बनेगा। और एग्जाम्पशन के कॉलम में हम लिख देंगे कि इट इज टोटली एग्जाम। तो टैक्सेबल में कितना आएगा, 0। नेक्स्ट इज एक्स ग्रेशिया पेमेंट रिसीव्ड अंडर गोल्डन हैंड शेक स्कीम।
अच्छा जी, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ये तो कुछ सुना सुना सा नाम लगता है। और एक्स ग्रेशिया क्या होता है? एक्स ग्रेशिया ये होता है कि जहां पे कोई चीज लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो लेकिन आप एथिकली ऐसा करें, तो दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। ठीक है। सो एक्स ग्रेशिया पेमेंट रिसीव अंडर गोल्डन हैंडशेक। तो अब वो एक्स ग्रेशिया होती या लॉ के मुताबिक होती, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्सेशन पे। टैक्सेशन पे फर्क पड़ता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम को क्या करना है, इससे जो पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए पहले जरा लॉ को रेफर करते हैं कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम हमने कहाँ पढ़ा था। सो हमने पढ़ा था इसको प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी में। और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी हमने क्या पढ़ा था? कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल गोल्डन हैंडशेक। तो ये जो पैसे मिलेंगे इसमें आपके पास क्या है? चॉइस है। यू हैव अ चॉइस कि आप इस इनकम को पकड़ के साइड पे कर दें और इसको खींच, इसको इसके ऊपर जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं वो ना लगाएं। इस इनकम को उठा के आप साइड पे ले जाएं और इसके साथ अलहदा कुछ सलूक करें, अलहदा ले जाके इसके ऊपर 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाएं। ठीक है। सो वन ऑफ द इंडिकेशंस के हमें ऐसा करना है वो आपको पिछले 3 साल के सवाल के अंदर इनकम और एक्सपेंस, वो टैक्स के, ये देखें, डिटेल ऑफ असेस्ड इनकम एंड असेस्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट 3 इयर्स इज एज फॉलोज। तो इसका मतलब 3 साल का एवरेज रेट ऑफ टैक्स मैं वर्कआउट कर सकता हूं। एग्जामिनर चाहता है कि मैं ये वर्किंग उसको बनाकर दिखाऊं। ठीक है जी। सो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेबल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और वो गोल्डन हैंडशेक की जो टैक्स वर्किंग है उसके लिए इस्तेमाल होगा। सो क्या करेंगे जी? सबसे पहला काम तो ये करें कि इसको, गोल्डन हैंडशेक को इसकी इनकम में ही शामिल कर दें, क्योंकि ऑप्शन है ना आपके पास। तो ऑप्शन 1 आपके पास ये है कि आप इसको, इसकी टैक्सेबल इनकम जो बना रहे हैं उसमें शामिल कर दें। लेकिन ऑप्शन 2 में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 2 में आप करेंगे ये कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, कौन सी वाली, कितनी अमाउंट है ये? 24 लाख नहीं, 20,48,300, इस अमाउंट के ऊपर 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाएं। ठीक है। सो व्हाट विल बी माय ऑप्शन 1? ऑप्शन 1 मेरे पास सिंपली ये है कि मैं इन सारी इनकम्स को टोटल कर लेता हूं और दिस इज माय, आई विल कॉल दिस ऑप्शन 1। ठीक है। इसमें मैंने उसको अलहदा नहीं किया है, मैंने उसको इनकम में ही रहने दिया है और उसके ऊपर मैं टैक्स वर्कआउट करूंगा। लेकिन ऑप्शन 2 में मैं क्या करूंगा? उसको अलग कर देंगे। सो ये जो 20,48,300 रुपए हैं, ये अब ऑप्शन 2 आप देखें ऊपर हेडिंग लगा हुआ है ऑप्शन 2। सो इसमें मैं इस अमाउंट को अलहदा कर रहा हूं और जो बाकी की अमाउंट है उसको क्या करूंगा? उसको एज इट इज रहने दूंगा। सो ये 20,48,300 को अलहदा कर दिया और जो बकाया की अमाउंट थी ये वाली, इनको हम अलहदा रखेंगे। ठीक है। सो इन अमाउंट्स को एज इट इज हमने रख दिया। सो कॉन्सेप्ट पहले अपना क्लियर करें यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रही सबको बात? सो ऑप्शन 1 में सारी इनकम यहाँ पे जमा हो गई, लेकिन ऑप्शन 2 में इसके 2 हिस्से हो गए, एक गोल्डन हैंडशेक वाली अमाउंट और एक बाकी अमाउंट। ठीक है जी। ओके, तो अब हम इन फिगर्स का भी टोटल कर लेते हैं। अगर आप ये जो ब्लू बॉक्स में आपको 2 फिगर्स नजर आ रही हैं, अगर मैं इसको ऐड करूं तो वो क्या बनेगा? वो यही बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 में मैंने किसी इनकम को निकाल नहीं दिया, सारी इनकम रखी हुई है, लेकिन बस उसको अलहदा किया है क्योंकि उसको मैंने ट्रीटमेंट अलहदा देना है। सो अब हम ऑप्शन 1 में जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ऑप्शन 2 में ये दोनों अमाउंट्स अलहदा अलहदा ही रखते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर अलहदा रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है। सो ये 20,48,300, इसके ऊपर हम 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। जो 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो अगेन कहाँ से मिलेगा हमें? वो इस टेबल से। इस टेबल में जितनी भी इनकम की फिगर दी हुई है और जितनी टैक्स की फिगर दी हुई है, आप उन फिगर्स को क्या कर लें? जमा कर लें। सो आप ऐड कर लेंगे। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स अगर वर्कआउट करना है तो टैक्स को डिवाइड कर दो किससे? इनकम से, टोटल इनकम। तो 3 साल के टैक्सेस को डिवाइड कर दें आप 3 साल की इनकम से, तो यू विल गेट अ रेट ऑफ टैक्स विच इज 23.41%। ये रेट हमारे काम का है जी, बिल्कुल। इस रेट को हमने इस्तेमाल करना है किस इनकम के लिए? इस इनकम के लिए। ठीक है, सिर्फ इसके लिए। सो ये जो इनकम है जिसके लिए हम अलहदा से रेट ऑफ टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सो अब जरा हम यहाँ पे, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इज कंफ्यूजिंग, तो इसको जरा आपने बहुत अपने ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, कि जब भी टैक्स लॉ क्या करेगा, टैक्स लॉ इनकम के लिए रेट ऑफ टैक्स बताएगा तो वो क्या हो जाता है? वो क्या होता है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। दैट बिकम्स सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, ये चीज याद रखें। जब पर्सन के लिए टैक्स रेट है तो वो तो नॉर्मल सी बात, सैलरीड पर्सन है तो टैक्सेबल इनकम पे वो सैलरीड पर्सन वाले रेट, अब उसमें बिजनेस इनकम है या जो भी है।
और अगर नॉन सैलरीड है तो सारी इनकम के ऊपर वो नॉन सैलरीड वाले रेट। सो वो रेट कौन से हैं? पर्सन स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रेट इस इनकम के लिए इनकम स्पेसिफिक है। तो जहां पे भी इनकम स्पेसिफिक रेट होंगे वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा। सो अब मेरे पास चॉइस है कि मैं चाहूं तो इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट कर लूं और चाहूं तो ना करूं। ठीक है, ये ऑप्शन है ना। ऑप्शन 1 में मैं इसको नहीं कर रहा सेपरेट ब्लॉक ट्रीट, लेकिन ऑप्शन 2 में इसको मैं सेपरेट ब्लॉक ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम्स वर्कआउट करते हैं और इनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स वर्कआउट करते हैं। रेट ऑफ टैक्स अगेन आपको एग्जाम में टैक्स रेट्स गिवन होते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सारी की सारी सैलरी इनकम है। और अब आप स्लैब रेट्स देख लें कौन कौन से एप्लीकेबल हैं। तो ये 42 लाख वाले के ऊपर 5वां स्लैब है और 22 लाख वाले के ऊपर 3रा स्लैब। सो आई थिंक ये तो आप सबको पता ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम इनके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशंस हैं वो बना लेते हैं। तो ये टैक्स कैलकुलेशंस बनने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स के फिगर। एक टैक्स का फिगर वर्कआउट होना रह गया है, कौन सा? ये जो ऑप्शन 2 वाला है। ठीक है, सो इस इनकम के ऊपर 23.41% यानी 20,48,300 पे 23.41% लगाएंगे तो ये टैक्स बना। इस इनकम के ऊपर ये टैक्स बना। तो अब जो ऑप्शन 2 है उसमें एक्चुअली टैक्स कितना बन रहा है, वो एक्चुअली इन दो को मिला के बनेगा ना। ठीक है, तो इन दो को आप मिलाएंगे तो बनेगा 6,22,000 और यहाँ पे कितना बन रहा है 6,19,000। तो हमें अब अगर चॉइस टैक्स लॉ ने दी हुई है तो हम किसको ऑप्ट करेंगे? ऑप्शन 1 को। डेफिनेटली इसको कंपेयर करेंगे और हम कहेंगे जी ऑप्शन 1 हमें ज्यादा सूटेबल लग रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास टैक्स जो है वो कम बनता है। राइट, सो इसको आप हटा दें, साइड पे कर दें और बाकी से अपना बाकी काम मुकम्मल कर दें। टैक्स पेएबल बना लें, यहाँ पे टैक्स रेट्स नहीं है सवाल में। और विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो हमें देखने होंगे। सवाल सही करने पे आपको आइसक्रीम जो है वो खिलाई जाएगी। ठीक है जी, अगर आप अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे टॉट में। सो अब आप यहाँ से देखें, आपको दोनों कंपनीज ने जो जो टैक्स विद होल्ड किया है कितना कितना बताया हुआ है, 2,70,000 और 3 लाख। ठीक है, तो ये तीनों का इन दोनों को जमा करें कितना बन जाता है, 5,70,000। अभी ये चीज यहाँ पे अगेन ये चीज अंडरस्टैंड करें कि ये चूंकि नॉर्मल टैक्स रिजीम है तो जितने विद होल्डिंग टैक्सेस थे वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। जितनी इनकम थी, एक एम्प्लॉय से थी, 2 से थी, 10 से थी, सारी इनकम्स यहाँ पे इकट्ठे। सो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का बेसिकली फीचर है कि ये सब इकट्ठे होते रहते हैं। टैक्स भी इकट्ठा लगता है, टैक्स क्रेडिट्स भी इकट्ठे बनते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस भी सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, लेकिन एफटीआर में ऐसा नहीं होता। एफटीआर में हर चीज अलग अलग रहती है। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ से अब आप टैक्स डिमांड वर्कआउट कर सकते हैं। 6,19,000 समथिंग में से 5,70,000 आप माइनस कर दें एंड दिस इज योर आंसर। और अब आप मजे से अपनी आइसक्रीम खाएं जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था। ठीक हो गया जी, ओके। कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन।